प्रिय बहनों को नमस्कार। नहीं, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और सतत रूप से अपनी पढ़ाई की नियमित रूप से जारी रखे होंगे। पिछले कालखंडों में मापन में जो त्रुटियां होती हैं, संभावित जितने भी प्रकार की त्रुटियां होती हैं, उन त्रुटियों के संबंध में हमने जाना है। आज मुख्य रूप से हम जिन दो बिंदुओं पर विचार करने वाले हैं, ये है अनिश्चित अंक और सार्थक अंक। अनिश्चित अंक किसे कहते हैं? तो सामान्य तौर पर जब तक हम मापक यंत्र न समझ लें तब तक के हम अनिश्चित अंक को नहीं बता पाएंगे। उदाहरण के तौर पर यदि मान लिया जाए हमारे पास एक सेंटीमीटर स्केल दिया गया है और इस सेंटीमीटर स्केल की सहायता से यदि मैं आपको 2.5 सेंटीमीटर का मापन कीजिए, अगर ये काम तो आप आराम से कर सकते हैं। 3.7 सेंटीमीटर का मापन कीजिए, आप आराम से कर सकते हैं। किंतु यदि मैं 2.5 सेंटीमीटर का मापन कीजिए बोलूं तो आप कहेंगे कि हम सेंटीमीटर स्केल की सहायता से दशमलव के केवल एक स्थान तक शुद्ध मान प्राप्त कर सकते हैं। अतः इस सेंटीमीटर स्केल के मापन में ये जो 5 है वह नापा नहीं जा सकता। इस तरह से इसे हम अनिश्चित अंक कहेंगे। किसके लिए? सेंटीमीटर स्केल। अब ठीक इसी प्रकार से यदि हम वर्नियर कैलिपर्स लें, हमको मालूम है कि वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से हम दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध मान प्राप्त कर सकते हैं। तो वर्नियर स्केल के लिए, वर्नियर कैलिपर्स के लिए ये मान जो है वह सही है, हम इसका मापन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं 2.758 ऐसा लिखूं तो इसमें हम इतना तक कर सकते हैं क्योंकि ये मान का मापन करना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से वर्नियर कैलिपर्स के लिए ये जो 8 है वो अनिश्चित अंक है। ठीक इसी प्रकार से स्क्रू गेज, तो स्क्रू गेज में हम दशमलव के 3 स्थान तक शुद्ध मान प्राप्त कर सकते हैं। अतः यहाँ जो तीसरा बिंदु, दशमलव के बाद तीसरा बिंदु दिया है वह भी निश्चित अंक ही है। तो अब यहाँ पर अनिश्चित अंक के लिए हमको 2.7583 ऐसा लिखना होगा। तो इसमें हम जब इतना लिखेंगे तब ये जो 3 होगा वो अनिश्चित अंक होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी संख्या का हम अनिश्चित अंक का निर्धारण कर सकते हैं जब हमको वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज या सेंटीमीटर स्केल अर्थात मापक यंत्र मिला हो। तो कहने का मतलब क्या होता है? अनिश्चित अंक वे अंक होते हैं, इसको परिभाषित अगर हम करना चाहें तो हम कहेंगे अनिश्चित अंक वे अंक होते हैं जो किसी उपकरण या मापक यंत्र द्वारा शुद्धतापूर्वक प्राप्त नहीं किए जा सकते। ऐसे अंक अनिश्चित अंक कहलाते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा बिंदु है वो है सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या होता है? तो किसी भी भौतिक राशि के मापन के दौरान जिन अंकों का प्रयोग किया गया है जो उसके यथार्थता को व्यक्त करने में प्रयोग में लाए गए हैं, ऐसे अंक जो है वे सार्थक अंक कहलाएंगे। अब सार्थक अंक के लिए विभिन्न परिस्थितियां हैं। कुछ विषय बिंदु है जिनके आधार पर हम सार्थक अंकों को निर्धारित करते हैं। तो उनमें से कुछ बिंदुओं का मैं वर्णन करना चाहूंगा। पहला सार्थक अंक क्या होता है? तो यदि इसमें पहला बिंदु है कि दो अशून्य संख्याओं के बीच में जितने भी शून्य होंगे वे सभी सार्थक अंक की गिनती में आएंगे। तो ध्यान रखेंगे कि दो अशून्य संख्याओं के बीच में जितने भी शून्य होते हैं वो सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे 2 3 0 0 0 5, इसमें सार्थक अंकों की जो संख्या है 1 2 3 4 5 6 होगी। तो यहाँ पर सार्थक अंकों की जो संख्या है वो 6 होगी। अब हम दशमलव वाली संख्या लें तो दशमलव वाली संख्या में भी ठीक इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी संख्या में दशमलव का मान बदलने पर, दशमलव का स्थान बदलने पर भी सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप दशमलव को यहाँ से सरका के इधर ले आए तो भी सार्थक अंकों की संख्या निश्चित होगी।
अब यदि मान लिया जाए प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते, जबकि दाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पर लिखूं 0.003। तो चूंकि इस दशमलव वाली संख्या में बाईं ओर जितने भी शून्य हैं ये सार्थक अंक नहीं कहलाएंगे। यहाँ पर केवल सार्थक अंक होगा 3, अर्थात सार्थक अंकों की संख्या होगी 1। किंतु यदि मान लिया जाए 45.0 ऐसा लिखूं तो दशमलव के दाहिनी ओर जो शून्य होते हैं वे सभी सार्थक अंक कहलाते हैं, इसलिए यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या होगी 3। अब तीसरा जो बिंदु है वो है, अगर मान लिया जाए ऐसा लिखूं दशमलव रहित संख्या में, इससे पहले मैंने बताया था दशमलव रहित संख्या में दाईं ओर के जो शून्य होते हैं वे सार्थक अंक कहलाते हैं, किंतु दशमलव रहित संख्या में दाहिनी ओर के शून्य भी सार्थक अंक नहीं कहलाते, अर्थात इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 3। अब चौथा जो है, इसमें यदि मैं कोई मात्रा लिखूं मीटर, तो इस मीटर के कारण यहाँ जो शून्य होगा वह भी उसकी सार्थकता को व्यक्त करेगा, इसलिए यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या होगी 4। तो इस प्रकार से अगर दशमलव रहित संख्या में आगे की तरफ यदि कोई मात्रा लिखा हो तो वो शून्य भी और सार्थक अंकों की गिनती में आते हैं। अब यदि मान लिया जाए हम किसी संख्या को मान लीजिए हम ऐसा लिखते हैं कि हाँ, अब यदि मान लिया जाए हम मात्रक को बदल दें तो मात्रक के बदलने पर सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे दशमलव 3 यहाँ पर दशमलव 0.003 और यहाँ पर मीटर है। अब इसको अगर हम सेंटीमीटर में बदल दें तो सेंटीमीटर में बदलने पर यहाँ पर हो जाएगा 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन जो है वह प्राप्त नहीं होता है, अर्थात सार्थक अंकों की संख्या यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 होगा। तो इस प्रकार से सार्थक अंकों की कई परिस्थितियां हैं कि हम किसी भी अंक को सार्थक अंक कब लेंगे और कब उसको सार्थक अंक नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से ये सार्थक अंक की बात है। अब सार्थक अंक से आगे चलते हुए हम भौतिक राशि की विमाओं के संबंध में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो भौतिक राशि की विमाएं, भौतिक राशि की विमाएं क्या होती है? तो हम ये कहते हैं कि सामान्य तौर पे हम किसी भी भौतिक राशि को के मूल रूप में अगर हम उसको दर्शाना चाहें तो हम ये कहते हैं कि किसी भी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को हम मूल मात्रकों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ क्षेत्रफल ले लेंगे, क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल किससे बनेगा? तो क्षेत्रफल के लिए जो मूल इकाई हमको दिया जाना चाहिए वो है लंबाई चौड़ाई, अर्थात लंबाई गुणित लंबाई। तो कहने का मतलब क्या है? क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको लंबाई और लंबाई पता होना चाहिए। लंबाई का मात्रक होता है मीटर और इसमें भी लंबाई का मात्रक होता है मीटर, इसलिए मीटर का वर्ग। तो क्षेत्रफल का जो मात्रक
वर्ग। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के जिन उचित घात में व्यक्त किया जाता है उन घात को हम जो है उस राशि की बीमा कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल की बीमा कहाँ क्या है, यहाँ पर 2, हमको यहाँ पर क्षेत्रफल के लिए और जो है मीटर कितनी बार प्रयोग में लाना पड़ा है, 2 बार प्रयोग में लाना पड़ा है। तो इस प्रकार से हम जो है क्षेत्रफल को मूल मात्रक जो मीटर होगा लंबाई का उसके रूप में व्यक्त करेंगे। अब इसके बाद विमाओं को समझने के बाद आगे हम चलते हैं विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र क्या होता है? हम ये कहते हैं कि किसी भी भौतिक राशि का मूल राशि के साथ उसके जो मात्रक होते हैं तो उस मात्रक के साथ संबंध स्थापित करना, अर्थात किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रकों के साथ संबंध स्थापित करना, यह क्या कहलाता है? विमीय सूत्र कहलाता है। तो विमीय सूत्र के लिए जो हम एक प्रारूप तैयार करते हैं m टू पावर a n टू पावर b और t टू पावर c, ये किसी भी भौतिक राशि का जो व्युत्पन्न मात्रक होता है वह मूल मात्रक के उचित घात के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। अब यहाँ पर m द्रव्यमान को व्यक्त करता है, l लंबाई को व्यक्त करता है और t जो है वो समय को व्यक्त करता है। तो चलिए इसके लिए हम एक उदाहरण समझते हैं। जो चाल होता है, चाल ये दूरी और समय के अनुपात से प्राप्त होता है। अब यहाँ पर दूरी का जो मात्रक होता है वो लंबाई से व्यक्त होता है, इसलिए हम इसको n लिखेंगे, और समय को हम t से व्यक्त करते हैं, इसलिए t लिखेंगे। ये ऊपर चला जाएगा n t -1 हो जाएगा, इसलिए जो चाल का विमीय सूत्र हम लिखेंगे n इसमें नहीं है, इसलिए m0 l t टू दी पावर -1, ये चाल का विमीय सूत्र होगा, जहां पर a का मान है 0, b का मान है 1 और c का मान है -1। बल का मात्रक देखते हैं। बल के लिए हम कैसे विमीय सूत्र निकालेंगे? तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। अब द्रव्यमान का कितना हो जाएगा? इसका होता है m और त्वरण का हो जाता है n t-2। तो यहाँ पर जब मैं एक साथ लिखूं तो यहाँ पर हो जाएगा m l t टू दी पावर -2। इस प्रकार से हम क्रमशः और जो है सभी राशियों के विमीय सूत्र जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो विमीय सूत्र जो है वह बहुत मुख्य भूमिका निभाता है हमारे समीकरणों के सत्यापन में, इसलिए विमीय सूत्र हम सभी भैया वालों को याद हो इसका अभ्यास करना है। अब विमीय समीकरण क्या होता है? विमीय सूत्र हमने लिखा, इसी प्रकार से विमीय समीकरण क्या है? विमीय समीकरण क्या होता है? किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र से संबंध स्थापित करने वाला जो समीकरण होता है, किसी भी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के साथ जो संबंध स्थापित करने वाला समीकरण है उसको हम क्या बोल देते हैं? विमीय समीकरण कहते हैं। तो बस इसमें मुख्य तौर पर ध्यान रखना है कि विमीय सूत्र में हम सीधा बल का विमीय सूत्र बराबर कर लेते थे m l t टू दी पावर -2, है ना? तो अब आप देखो यहाँ पर हमको मालूम होता है समीकरण में 2 पक्ष होता है, तो बराबर के दाईं ओर और जो है एक होता है, एक बाईं ओर होता है, इसलिए यहाँ पर हमको लिख देना है बल, जिसको हम F से व्यक्त करेंगे, F m l t टू दी पावर -2। ये जो होगा वह विमीय समीकरण कहलाएगा। अगर केवल इतने की बात करूं, मैं इसकी बात करूं, तो यह विमीय सूत्र है और F इक्वल इतना पूरा लिखे हम, तो इसको हम विमीय समीकरण कहेंगे। तो इस प्रकार
लीनियर समीकरण जो है वो अच्छे से याद करना है ताकि हम किसी भी समीकरण के शुद्धता की जांच आसानी से कर सकें। तो आइए एक बार हम लीनियर सूत्र की सहायता से किसी भी समीकरण के शुद्धता की जांच किस प्रकार से करते हैं इसको एक बार समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक सूत्र लिया v इक्वल u प्लस a। अब ये समीकरण हमको मालूम है कि है सही, किंतु इसके सत्यता की हमको जांच करनी है। यहाँ पर हमको मालूम है वेग जो है वो v और u दोनों वेग है, इसलिए इसका जो बिंदु सूत्र होगा m0 L t⁻⁻1 होता है। त्वरण a इक्वल m0 L t⁻2 होता है। समय t इक्वल m0 L0 t होता है। तो कुल मिला के आपके पुस्तक में ही सभी लीनियर समीकरणों का पूरा इनका दिया हुआ है, हमको इसको याद करना है। चलिए अब वाम पक्ष ले लेते हैं LHS। तो LHS में तो केवल v है, तो v का बिंदु सूत्र क्या होता है m0 L t⁻⁻1। अब हम RHS को हल करेंगे और इतना ही बिंदु सूत्र हमारा ऊपर जो है जिसका राइट साइड में दिया है u प्लस a t। तो u का बिंदु सूत्र कितना है m0 L t⁻⁻1 प्लस a का बिंदु सूत्र कितना है m0 L t⁻⁻2 इंटू t का बिंदु सूत्र कितना है m0 L0 t। अब यहाँ पर m0 L t⁻⁻1 प्लस, अब यहाँ पर गुणा है, इन दोनों में गुणा है, इस कारण से 0 और 0 ये घात जुड़ेगा तो m0 हो जाएगा। यहाँ पर l की घात 1 है और यहाँ 0 है, ये एक घात आएगा और यहाँ पर ये ऋण 2 घात है और ये 1 घात है, तो यहाँ पर ऋण 1 घात बचेगा। इस प्रकार से m0 L t⁻⁻1 ये एक बार और एक बार ताकि ये 2 बार होगा। किंतु हमको ध्यान रखना है कि ये जो 2 है वो विमाहीन राशि है, तो इसकी विमा तो होती नहीं। अब अगर अपन ध्यान दें कि दाईं ओर की जो विमा है वो भी m0 L t⁻⁻1 है और दाहिनी ओर की विमा भी m0 L t⁻⁻1 है। इस प्रकार LHS और RHS बराबर है, अतः यह जो समीकरण है यह समीकरण शुद्ध होगा। तो इस प्रकार से हमको जो है समीकरण की शुद्धता को और लीनियर सूत्र की सहायता से हम मूल्यांकन परीक्षण कर सकते हैं। तो आज के इस कालखंड में केवल इतना ही। आप सभी भैया बहन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़ाई कीजिए और मेरी शुभकामनाओं के साथ आज के कालखंड में केवल इतना ही। सभी भैया बहन को प्रणाम, नमस्कार।